हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सितंबर 2015 से जनवरी 2021 के हिंदी पेडागॉजी के पेपर 2 को डिस्कस करेंगे। देखिए, सीटेट की परीक्षा में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो भी आप परीक्षा में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और अगर आपको पेपर 1 का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो उसका वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दिया है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थानों के लिए उपयुक्त शब्दों वाला विकल्प चुनिए। में बोली जाने वाली, के बीच और पड़ोस की भाषाओं तथा में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा के बीच फासले को पाटने का भरपूर प्रयास किया जाना चाहिए। घर, दोस्तों, स्कूल। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। घर में बोली जाने वाली, दोस्तों के बीच और पड़ोस की भाषाओं तथा स्कूल में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा के बीच के फासले को पाटने का भरपूर प्रयास किया जाना चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट है। भाषा का पोर्टफोलियो हो सकता है प्रपत्रों का संगठित और क्रमबद्ध संग्रह, प्रपत्रों का आकर्षक संग्रह, परियोजना कार्यों का संगठित संग्रह या फिर प्रश्नानुसार लिखित उत्तरों का संग्रह। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। प्रपत्रों का संगठित और क्रमबद्ध संग्रह जो है वो भाषा का पोर्टफोलियो हो सकता है। आकलन एक सतत प्रक्रिया है। इसका प्राथमिक उद्देश्य है विषय वस्तु, पाठ्यपुस्तक, शिक्षक और कक्षा में सुधार का समर्थन, प्रविधि, पाठ्यपुस्तक, शिक्षक और विद्यार्थी में सुधार का अवलोकन, प्रविधि, सामग्री, शिक्षक और कक्षा कार्य निष्पादन में सुधार की प्रतिपुष्टि, विषय वस्तु, शिक्षण, पाठ्य सामग्री और प्रशिक्षण में सुधार। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आकलन एक सतत प्रक्रिया है, इसका प्राथमिक उद्देश्य है। तो आकलन का प्राथमिक उद्देश्य है प्रविधि, पाठ्यपुस्तक, शिक्षक और विद्यार्थी में सुधार का अवलोकन। ऑप्शन बी करेक्ट है। भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, यह विचार किसकी देन है? पावलोव, चॉम्स्की, थॉर्नडाइक या फिर स्किनर। तो देखिए, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। ये किसने कहा था? ये जो है चॉम्स्की का विचार है। ऑप्शन बी करेक्ट है। बच्चों में सृजनात्मक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है मेरा आदर्श विद्यालय पर निबंध लिखवाना, पढ़ी गई कहानी को संक्षेप में लिखना, भूकंप आने पर जो तबाही हुई उसके बारे में अपने अनुभव लिखना या फिर 2 दिन के अवकाश के लिए पत्र लिखवाना। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बच्चों में सृजनात्मक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है पढ़ी गई कहानी को संक्षेप में लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी सीखने सिखाने की प्रक्रिया में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है? पाठ्यपुस्तक, अभ्यास पत्रक, प्रश्न पत्र या फिर संचार माध्यम। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी सीखने सिखाने की प्रक्रिया में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है? तो देखिए, पाठ्यपुस्तक की भूमिका तो होगी, अभ्यास पत्रक बिल्कुल बच्चों को अभ्यास भी करवाया जाना चाहिए, और संचार माध्यम ये भी जो है हिंदी सीखने सिखाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है कि हिंदी सीखने सिखाने की प्रक्रिया में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है, तो प्रश्न पत्र की भूमिका जो है उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती है। सांस्कृतिक पर्वों के दौरान कक्षा में लोकगीतों की प्रस्तुति का आयोजन करने का उद्देश्य है बाहरी अनुभवों को कक्षा के अनुभवों से जोड़ना, बच्चों की सांस्कृतिक जानकारी को बढ़ाना, बच्चों की गायन क्षमता का विकास करना या फिर स्थानीय अनुभवों की परख करना। तो यहाँ पर पूछा गया है कि सांस्कृतिक पर्वों के दौरान कक्षा में लोकगीतों की प्रस्तुति का आयोजन करने का उद्देश्य क्या होता है? तो बच्चों की सांस्कृतिक जानकारी को बढ़ाना। ऑप्शन बी करेक्ट है। गद्य पाठों के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है।
विभिन्न प्रकार की भाषिक प्रयुक्तियों का परिचय देना, समृद्ध भाषा प्रयोगों के उदाहरण प्रस्तुत करना, समस्त गद्य विधाओं का पूर्ण ज्ञान देना, या फिर भाषा संरचना की समझ बढ़ाना। तो यहाँ पर पूछा गया है कि गद्य पाठों के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो पूछा गया कि कौन सा उद्देश्य नहीं है। विभिन्न प्रकार की भाषिक प्रयुक्तियों का परिचय देना, तो ये गलत हो जाएगा। समृद्ध भाषा प्रयोगों के उदाहरण प्रस्तुत करना, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जो समृद्ध भाषा प्रयोग के उदाहरण हम प्रस्तुत करेंगे बच्चों को, तो ये शिक्षण का उद्देश्य होता है भाषा संरचना की समझ बढ़ाना। ये भी गलत है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। समस्त गद्य विधाओं का पूर्ण ज्ञान देना, ये गद्य पाठों के शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर का आधार नहीं है सहजता, सांस्कृतिकता, कुशलता या फिर स्वाभाविकता। तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर का आधार नहीं है सांस्कृतिकता, सहजता, कुशलता और स्वाभाविकता। ये तीनों ही भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर के आधार हैं। समृद्ध बाल साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है सृजनात्मक भाषा प्रयोग का विकास, नैतिक मूल्यों का विकास, भाषा संरचना का विकास या फिर कल्पना शक्ति का विकास। तो समृद्ध बाल साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है भाषा संरचना का विकास। बच्चों को जब हम बाल साहित्य पढ़ाते हैं तो वहाँ पे सबसे पहला उद्देश्य होता है भाषा संरचना का विकास। बच्चों में भाषा संरचना का विकास किया जाए। भाषा शिक्षक की भूमिका में महत्वपूर्ण यह है कि पाठ्य पुस्तक की सीमा से स्वतंत्र होकर विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग को महत्व दें। पाठ्य पुस्तक आधारित आकलन के स्थान पर स्वयं बहुविकल्पी प्रश्न तैयार करें। पाठ्य पुस्तक को ही आकलन का एकमात्र आधार माने। पाठ्य पुस्तक को समय सीमा के भीतर पूर्ण करा दें। तो भाषा शिक्षक की भूमिका में महत्वपूर्ण यह है कि पाठ्य पुस्तक की सीमा से स्वतंत्र होकर विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग को महत्व दें। तो जो ये पाठ्य पुस्तक आधारित आकलन के स्थान पर स्वयं बहुविकल्पी प्रश्न तैयार करना, ये भाषा शिक्षक के रूप में महत्वपूर्ण नहीं होता है। पाठ्य पुस्तक को ही आकलन का एकमात्र आधार माने। तो यहाँ पर कहा गया है कि सिर्फ और सिर्फ पाठ्य पुस्तक को ही आकलन का एकमात्र आधार माने। तो पाठ्य पुस्तक ही आकलन का एकमात्र आधार नहीं होती है। पाठ्य पुस्तक को समय सीमा के भीतर पूर्ण करा दें। तो पाठ्य पुस्तक को सिर्फ पूर्ण करा देना यही इतना काफ़ी नहीं होता है। यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। दो भाषा बोलने वाले बच्चे न केवल अन्य भाषाओं पर अच्छा नियंत्रण रखते हैं, बल्कि शैक्षिक स्तर पर वे अधिक रचनात्मक होते हैं, अधिक बुद्धिमान होते हैं, अधिक परिश्रमी होते हैं या फिर अधिक अंक प्राप्त करते हैं। तो जो दो भाषा बोलने वाले बच्चे होते हैं वे न केवल अन्य भाषाओं पर अच्छा नियंत्रण रखते हैं, बल्कि शैक्षिक स्तर पर वे अधिक रचनात्मक होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। आगमन विधि में हम बढ़ते हैं उदाहरणों से नियम की ओर, भाषा से व्याकरण की ओर, व्याकरण से भाषा की ओर या फिर नियम से उदाहरणों की ओर। तो जो आगमन विधि होती है उसमें हम उदाहरणों से नियम की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। पहले हम बच्चों को उदाहरण से समझाते हैं और उसके बाद उसका नियम, उसकी परिभाषा आदि को बताते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार किसी शब्द का अर्थ सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से उपजता है, व्याकरण आधारित होता है, वक्ता पर निर्भर करता है या फिर शब्दकोश के अनुसार होता है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार किसी शब्द का अर्थ सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से उपजता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। हिंदी भाषा की कक्षा में एक बच्चा बोलते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करता है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो उसे टोकेंगे नहीं और उसकी मातृभाषा के शब्दों का ही प्रयोग स्वयं भी करेंगे। तो देखिए ये तो सही है कि बच्चों को टोकना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम भी उसकी ही मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करें, ये गलत है। उसे टोकेंगे नहीं और उसकी मातृभाषा के शब्दों के स्थान पर हिंदी के शब्दों का प्रयोग
दृढ़ता से करवाएंगे, तो ये कहना भी उतना उचित नहीं है। उसकी भाषिक अभिव्यक्ति पर ध्यान नहीं देंगे और पाठ जारी रखेंगे। तो देखिए ये कहना भी गलत है कि हम उसकी भाषिक अभिव्यक्ति पर ध्यान ही न दें, उसे टोकेंगे नहीं और उसकी मातृभाषा के शब्दों के स्थान पर हिंदी के शब्दों का प्रयोग कर वाक्य को दोहराएंगे। तो ये बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा कि हम बच्चों को टोकेंगे नहीं और उसकी मातृभाषा के शब्दों के स्थान पर हिंदी के शब्दों का प्रयोग कर वाक्य को दोहराएंगे। अब हम फरवरी 2016 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, अपनी कक्षा में समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए आप किस बात को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग, सभी बच्चों से सभी भाषिक प्रकारों को समान रूप से संपादित करवाना, विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का सदैव अनिवार्य प्रयोग, या फिर स्वयं के बोलने की गति को बहुत धीमा रखना। तो यहाँ पर समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है ये पूछा गया है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सभी बच्चों से सभी भाषिक प्रकारों को समान रूप से संपादित करवाना समावेशी माहौल का निर्माण करने में महत्वपूर्ण है। 8वीं कक्षा के बच्चों के भाषा आकलन के लिए आप किसे सबसे कम महत्वपूर्ण मानते हैं? तो सबसे कम महत्वपूर्ण पूछा गया है किसी विषय पर अपने विचार प्रकट करना। तो अगर बच्चों को हम किसी विषय पर अपने विचार प्रकट करने का मौका देंगे तो ये भाषा आकलन के लिए महत्वपूर्ण है। लिखित परीक्षाओं का आयोजन करना, किसी कहानी को नाटक में रूपांतरित करना। तो अगर बच्चे किसी कहानी को नाटक में रूपांतरित करेंगे तो ये भी बच्चों के भाषा आकलन में महत्वपूर्ण है। साहित्यिक समारोहों का आयोजन करना, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। लिखित परीक्षाओं का आयोजन करना बच्चों के भाषा आकलन के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। सतीश 7वीं कक्षा का विद्यार्थी है। वह निबंध लिखते समय कुंजी या गाइड से रटी हुई भाषा का प्रयोग करता है। इसके कारणों में सबसे कमजोर कारण हो सकता है, उसकी मौखिक भाषा बेहद कमजोर है। तो बिल्कुल ये हो सकता है क्योंकि वो कुंजी या गाइड से रटी हुई भाषा का प्रयोग करता है, तो हो सकता है कि उसकी मौखिक भाषा कमजोर हो। सृजनात्मक लेखन की शिक्षण पद्धति उचित नहीं है, बिल्कुल ये भी हो सकता है। उसकी लिखित भाषा पर पकड़ नहीं है, उसमें विचार करने का सामर्थ्य नहीं है। तो देखिए ये ऐसा नहीं है कि उस सतीश में विचार करने का सामर्थ्य ही नहीं है, वो विचार करने में सक्षम नहीं है। तो ये जो है सबसे कमजोर कारण है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना, बच्चों को पाठों के अंत में दिए गए उदाहरणों का अभ्यास करवाना। तो देखिए हिंदी भाषा शिक्षण का ये उद्देश्य नहीं होता है कि बच्चों को पाठों के अंत में दिए गए उदाहरणों का सिर्फ अभ्यास करवाया जाए, ये गलत है। बच्चों में कहानियों को शब्दशः दोहराने की क्षमता का विकास करना, तो ये भी गलत है कि बच्चे सिर्फ कहानियों को शब्दशः दोहराना सीख जाएं। बच्चों को व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करवाना, ये भी गलत है क्योंकि हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य ये नहीं होता कि बच्चों को हम व्याकरण के नियमों को सिर्फ रटा दें। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना, ये जो है हिंदी भाषा शिक्षण का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व हो सकता है पाठ्य पुस्तक, भाषा में आकलन, भाषाई प्रयोग के अवसर या फिर इकाई परीक्षण। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है। भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व हो सकता है इकाई परीक्षण। नेक्स्ट है पोर्टफोलियो बच्चों के आकलन का सबसे सरल तरीका है, बच्चों के अभिभावकों को पूर्ण जानकारी देता है, बच्चों की क्रमिक प्रगति की जानकारी देता है, या फिर बच्चों की हर प्रकार की प्रगति का पूर्ण लेखा जोखा है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। पोर्टफोलियो जो है वो बच्चों की क्रमिक प्रगति की जानकारी देता है। भाषा शिक्षण पर हुए शोध बताते हैं कि द्वितीय या विदेशी भाषा में दक्षता सीखने वाले की और पर ही ज़्यादा निर्भर करती है अभिवृत्ति, परिवार, अभिवृत्ति, अभिप्रेरणा, संस्कृति, वर्ग, अभिप्रेरणा, उपलब्धि।
तो भाषा शिक्षण पर शोध बताते हैं कि द्वितीय या विदेशी भाषा में दक्षता सीखने वाले की अभिवृत्ति और अभिप्रेरणा पर ही ज़्यादा निर्भर करती है। ऑप्शन बी करेक्ट है। यदि भाषाओं को विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो भाषाओं के बीच मूलतः बहुत अंतर होता है, गहरा संबंध होता है, कोई अंतर नहीं होता है या फिर थोड़ा अंतर होता है। तो यदि भाषाओं को विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो भाषाओं के बीच मूलतः कोई अंतर नहीं होता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। एक तरफ भाषा हमारी को व्यवस्थित करती है तो दूसरी तरफ यह हमें भी करती है और ज्ञान और कल्पना की अनखोजी दुनिया में ले जाती है। विचार प्रक्रिया मुक्त, जानकारी मुक्त, संस्कृति नियंत्रित या फिर विचार प्रक्रिया सुसंस्कृत। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। एक तरफ भाषा हमारी विचार प्रक्रिया को व्यवस्थित करती है तो दूसरी तरफ यह हमें मुक्त भी करती है और ज्ञान और कल्पना की अनखोजी दुनिया में ले जाती है। अंतःवाक की संकल्पना का संबंध किससे है? चॉम्स्की, स्किनर, वाइगोत्स्की या फिर पियाजे। तो अंतःवाक की संकल्पना जो है ये वाइगोत्स्की से संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट है। पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ के माध्यम से ही विकसित होती है। टकराव, अलगाव, अंतःक्रिया या फिर सामंजस्य। तो पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। ऑप्शन सी करेक्ट है। व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें बच्चे सूत्रों का प्रयोग करते हैं, बच्चे नियमों से उदाहरणों की ओर जाते हैं, बच्चे नियमों को कंठस्थ कर लेते हैं या फिर बच्चे उदाहरणों से नियमों की ओर जाते हैं। तो व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित होती है जिसमें बच्चे उदाहरणों से नियमों की ओर जाते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है। जब हम बच्चों को पहले उदाहरण देते हैं और उसके बाद फिर नियम और परिभाषा बताते हैं तो ये जो है व्याकरण शिक्षण की ज़्यादा अच्छी विधि मानी जाती है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में की अपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती। बच्चों के पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान, बच्चों की सामाजिक श्रेणी, शिक्षक के शास्त्रीय ज्ञान या फिर बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि की उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती। हम बच्चों की मातृभाषा को अनदेखा नहीं कर सकते, उसको शामिल करके ही शिक्षण करना उचित होता है। मोना अक्सर लिखते समय शब्दों के अक्षरों को छोड़ देती है, जैसे पढ़ती को पति, अभिनव को अनव लिखना इसका सबसे अधिक कारण हो सकता है। तो उसे मात्राओं का ज्ञान न हो, उसके विचारों में स्पष्टता न हो, उसे लिखना रुचिकर नहीं लगता हो या फिर उसके विचार और लिखने की गति में सामंजस्य न हो। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मोना अक्सर लिखते समय शब्दों को छोड़ देती है क्योंकि उसके विचार और लिखने की गति में सामंजस्य नहीं है। रूपा बड़े समूह के सामने अपनी बात कहते समय अटकती है। एक शिक्षक के रूप में आप उसकी सहायता कैसे करेंगे? उसे हमेशा बड़े समूह के सामने बोलने के लिए कहेंगे, उसमें बलपूर्वक आत्मविश्वास उत्पन्न करेंगे। तो देखिए, किसी में बलपूर्वक आत्मविश्वास उत्पन्न नहीं किया जा सकता, ये गलत है। प्रारंभ में छोटे छोटे समूहों में बात करने के भरपूर अवसर देंगे, उसे बार बार समझाएंगे कि बड़े समूह में किस तरह बोला जाता है। तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी कि प्रारंभ में छोटे छोटे समूह में बात करने के भरपूर अवसर देंगे। तो इससे क्या होगा कि रूपा बड़े समूह के सामने अपनी बात जो है कहते समय जो झिझकती है, अटकती है, उसमें आत्मविश्वास हो जाएगा। अब हम सितंबर 2016 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है कक्षा में भिन्न भिन्न भाषाओं में कहानी कविता के चार्ट आदि की उपलब्धता। तो सिर्फ जो है कविता कहानी के चार्ट उपलब्ध करा देना भिन्न भिन्न भाषाओं में, ये इतना काफ़ी नहीं है बहुभाषी कक्षा के लिए।
कम से कम 2 भाषाओं में शब्दकोश की आवश्यकता, तो 2 भाषाओं में शब्दकोश उपलब्ध करवा देना और बच्चों को सीखने के लिए अवसर ना देना, ये भी सही नहीं है। अधिकाधिक भाषाओं की पुस्तकों की उपलब्धता, तो बहुत सारी भाषाओं की पुस्तकें अगर आप बच्चों को उपलब्ध करवा दें और उनको ऐसा एनवायरनमेंट ना मिले जहाँ पे वो भाषाओं को बोल सकें या उसको सीख सकें, तो ये भी गलत है। सभी बच्चों को अपनी अपनी भाषा में बोलने के अवसरों की उपलब्धता, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि जब सभी बच्चे अपनी अपनी भाषा में बोलने का उनको अवसर मिलेगा, तो इससे क्या होगा कि ये भाषा शिक्षण के संदर्भ में बहुभाषी कक्षा के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य है भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना, भाषा प्रयोग में अति शुद्धतावादी होना, व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा याद करना, या फिर व्याकरणिक तत्वों की सूची बनाना। तो व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य ये नहीं होता है कि व्याकरणिक तत्वों की हम सूची बना कर रख लें, व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा को रट लें, उसको याद कर लें। भाषा प्रयोग में अति शुद्धतावादी होना भी व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना, ये होता है व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य। अनुस्वार एवं अनुनासिक का प्रयोग करने संबंधी त्रुटियों को दूर किया जा सकता है। छपी सामग्री से समृद्ध वातावरण देकर, अनुस्वार वाले शब्दों की सूची बनवाकर, स्वयं सही उच्चारण का आदर्श प्रस्तुत कर, या फिर अनुनासिक के नियम बताकर। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अनुस्वार एवं अनुनासिक का प्रयोग करने संबंधी त्रुटियों को दूर किया जा सकता है छपी सामग्री से समृद्ध वातावरण देकर। शैक्षिक प्रक्रियाओं के मूल्यांकन के संदर्भ में आप किस कथन से सहमति प्रकट करेंगे? कक्षा 8 तक विद्यार्थियों को फेल न किए जाने के प्रावधान के कारण ही विद्यार्थी नहीं सीख पा रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि विद्यार्थियों को फेल नहीं किए जाने के कारण ही विद्यार्थी नहीं सीख पा रहे हैं, ये गलत है। परीक्षा और फेल हो जाने का डर वास्तव में बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर काम करता है। तो किसी भी प्रकार का डर जो है वो प्रेरणा का स्रोत नहीं होता है, ये भी गलत है। बच्चों को पास फेल करना वास्तव में व्यवस्थागत विफलताओं को बच्चों के सिर मढ़ना है। कक्षा 8 तक विद्यार्थियों को फेल नहीं करने के प्रावधान के कारण देश में शिक्षा का स्तर गिर रहा है। तो हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ फेल नहीं किए जाने के कारण देश में शिक्षा का स्तर गिर रहा है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों को पास फेल करना मतलब जो होता है उनकी व्यवस्थागत विफलताओं को जो है बच्चों के सिर मढ़ना होता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? मिश्रित वाक्य संरचना, विचारों की मौलिकता, वर्तनीगत शुद्धता, या फिर तत्सम शब्दावली। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आकलन करते समय सबसे अधिक जो है वो जो बिंदु है जिसपे सबसे अधिक महत्व दिया जाता है वो होता है विचारों की मौलिकता। ऑप्शन बी करेक्ट है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया के संदर्भ में आप किस कथन से सहमत हैं? एक कक्षा में हम जो सीखते हैं उसके सभी अंश अगली कक्षा के लिए अनिवार्य बुनियाद होते हैं। तो देखिए ये सही है कि जो हम एक कक्षा में सीखते हैं वो अगली कक्षा में हमारा सीखने में मदद करता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उसके सभी अंश जो होते हैं वे अनिवार्य बुनियाद होते हैं हमें अगली कक्षा में सीखने के लिए। तो ये गलत है। बच्चों को किन्हीं अवधारणाओं को न सीखने के कारण फेल करके रोकना उचित ही है। तो सिर्फ किसी अवधारणा को न सीखने के कारण बच्चों को फेल करके उसी कक्षा में रोक देना ये भी सही नहीं है। जो बच्चे पिछली कक्षा की बातें नहीं सीख पाए हैं वे अगली कक्षा में और पिछड़ जाएंगे, अतः उन्हें उसी कक्षा में रोक देना चाहिए। तो ये कहना भी गलत है। नेक्स्ट है, जो बच्चे किसी कक्षा में नहीं सीख पाए हैं उन्हें फेल करके रोकने से भी ज़रूरी नहीं कि वे सीख जाएं। तो बिल्कुल ये करेक्ट है कि अगर जो बच्चे किसी कक्षा में नहीं सीख पाए हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप उनको उसी कक्षा में रोक दें तो उससे वो सीख जाएं। तो बिल्कुल ये सही हो जाएगा। कक्षा 8 के लिए पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय महत्वपूर्ण है कि प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं, विधागत विविधता होना, पाठों की संख्या
सीमित होना या फिर सभी व्याकरणिक तत्वों का समावेश। तो यहाँ पर पूछा पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय जरूरी नहीं है कि उसमें सभी व्याकरणिक तत्वों का समावेश किया जाए। पाठों की संख्या सीमित करना, ये भी महत्वपूर्ण नहीं है उतना ज़्यादा। प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। विधागत विविधता का होना जो है ये पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पाठ्य पुस्तक को आधार बनाकर पूछे जाने वाले प्रश्न स्मरण शक्ति को समृद्ध करने वाले होने चाहिए। पाठ की विषय वस्तु का विस्तार करने वाले होने चाहिए। पाठ में दिए गए तथ्यों पर ही आधारित होने चाहिए या फिर लिखावट को सुंदर बनाने में सहयोगी होने चाहिए। तो जो पाठ्य पुस्तक को आधार बनाकर पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं वो पाठ की विषय वस्तु का विस्तार करने वाले होने चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट है। संदर्भ के अनुसार शब्दों के उपयुक्त चयन संबंधी त्रुटियों को दूर करने के लिए सर्वाधिक कारगर तरीका क्या है? विविध भाषा प्रयोग से परिचित कराना, विविध शब्दों का वाक्य प्रयोग करवाना, व्याकरण की विविध पुस्तकें पढ़ाना या फिर विविध शब्दों की सूची याद करवाना। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, विविध भाषा प्रयोग से परिचित कराना। श्यामला केवल उन्हीं प्रश्नों के उत्तर लिखती है जो उसने याद किए होते हैं। इसका कारण हो सकता है उसकी कक्षा में सब ऐसा ही करते हैं, उसकी विचार प्रक्रिया अव्यवस्थित है, उसकी स्मरण शक्ति बहुत तेज है या फिर उसमें कल्पनाशीलता जैसे गुण का अभाव है। तो पूछा गया है कि श्यामला केवल उन्हीं प्रश्नों के उत्तर लिखती है जो उसने याद किए होते हैं। इसका कारण है उसमें कल्पनाशीलता जैसे गुण का अभाव है, इसलिए जो है वो उन्हीं प्रश्नों के उत्तर लिखती है जो उसने याद किए होते हैं या फिर रटे होते हैं। किस तरह के बच्चों को हिंदी भाषा सीखने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा? जिनकी मातृभाषा मानक हिंदी नहीं है, जिनकी मातृभाषा सरल है, जिनकी मातृभाषा हिंदी से भिन्न है या फिर जिनकी मातृभाषा हिंदी के समान है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जिन बच्चों की मातृभाषा हिंदी से भिन्न है उन्हें जो है हिंदी भाषा सीखने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। बच्चों की भाषा क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी एवं सार्थक है? नीचे लिखे शब्दों को पढ़कर सुनाइए। जंगल, धरती। नीचे लिखे वाक्य को पढ़कर सुनाइए। मुझे कहानी सुनना अच्छा लगता है। नीचे दिए गए शब्दों के वचन बदलिए। तितली, चूहा। फेरी वालों की आवाज़ें सुनिए और किसी एक का कक्षा में अभिनय करके दिखाइए। तो यहाँ पर पूछा गया है कि बच्चों की भाषा क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से जो है कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी एवं सार्थक है? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फेरी वालों की आवाज़ें सुनकर किसी एक का कक्षा में अभिनय करके दिखाना जो है ये सर्वाधिक उपयोगी एवं सार्थक है। जो है ये जंगल, धरती को सिर्फ पढ़कर सुनाना जो है ये बच्चों की भाषा के आकलन करने के लिए उतना उपयोगी नहीं है। मुझे कहानी सुनना अच्छा लगता है, सिर्फ इतना जो है पढ़कर सुनाना एक वाक्य ये भी सार्थक नहीं है। तितली और चूहा ये दोनों का वचन बदल देना ये भी जो है भाषा क्षमता का आकलन करने में सहायक नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट है। सभी भाषाई कुशलताएं एक दूसरे से संबद्ध हैं, एक दूसरे से बढ़कर हैं, एक दूसरे से अलग हैं, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती। तो जो सभी भाषाई कुशलताएं हैं ये एक दूसरे से संबद्ध हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। भाषा का प्रमुख प्रकार यह है लेखन दक्षता, प्रतिवेदन लेखन, भाषण देना या फिर संप्रेषण करना। तो भाषा का प्रमुख प्रकार ये है संप्रेषण करना। ऑप्शन डी करेक्ट है। पाठ्य पुस्तक का नया पाठ प्रारंभ करने से पहले अध्यापक के लिए आवश्यक है कि वह पाठ से मिलने वाली सीख के बारे में बताए। तो पाठ्य पुस्तक का नया पाठ प्रारंभ करने से पहले ही हम पाठ से मिलने वाली सीख के बारे में बात नहीं करते हैं, ये सबसे लास्ट में होता है। पाठ के मूल भाव पर बातचीत करें। पाठ के कठिन शब्दों को श्यामपट्ट पर लिखकर उनका अर्थ बताएं। तो पाठ को पढ़ने से पहले ही जो है पाठ के कठिन शब्दों को लिखकर उनका अर्थ जो है नहीं बताया जाता। पाठ के रचनाकार का परिचय लिखवाएं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बेस्ट ऑप्शन है कि पाठ के मूल भाव पर बातचीत करें।
अब हम दिसंबर 2018 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, आकलन का प्रयोग के लिए होना चाहिए कितना सीखा को आंकन, परस्पर तुलना, भाषा की जानकारी या फिर सीखने में मदद। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आकलन का प्रयोग कितना सीखा के लिए होना चाहिए, कि बच्चों ने कितना सीखा है उसके लिए आकलन का प्रयोग होना चाहिए। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग तब उपयोगी होता है जब बच्चे उस पर अपनी बौद्धिक प्रतिक्रिया दे सकें, उसकी भाषा का अनुकरण कर सकें, उसके बनने की प्रक्रिया को बता सकें, उसके बहुत सरलता से उसे समझ सकें। तो दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग तब उपयोगी होता है जब बच्चे उस पर अपनी बौद्धिक प्रतिक्रिया दे सकें। ऑप्शन ए करेक्ट है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के आकलन का सबसे कमजोर बिंदु है लेखन में तार्किकता का समावेश, भाषा का सृजनात्मक प्रयोग, संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग, लिखने में नए शब्द इस्तेमाल करना। तो यहाँ पर पूछा गया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के आकलन का सबसे कमजोर बिंदु क्या है। तो लेखन में तार्किकता का समावेश, तो ये जो है कमजोर नहीं है, ये सही है। भाषा का सृजनात्मक प्रयोग, तो जब बच्चे भाषा का सृजनात्मक प्रयोग करेंगे तो ये भी जो है हिंदी भाषा के आकलन का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि सिर्फ जो है संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग जो है ये हिंदी भाषा के आकलन के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, ये सबसे कमजोर बिंदु है। लिखने में नए शब्द इस्तेमाल करना, तो ये भी जो है यहाँ पर जो है हिंदी भाषा के आकलन का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। भाषा और लिपि के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं होता है, एक तार्किक संबंध होता है, कोई संबंध होता ही नहीं है, या फिर एक निश्चित संबंध होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, भाषा और लिपि के बीच एक निश्चित संबंध होता है। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं संसाधन के रूप में इस्तेमाल की जा सकती हैं। एक जटिल समस्या है जो अन्य समस्याएं पैदा करती हैं। हिंदी भाषा की कक्षाओं से बाहर ही रहनी चाहिए। बहुत गंभीर समस्या है जिसका कोई समाधान नहीं है। तो बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं जो हैं वो संसाधन के रूप में इस्तेमाल की जा सकती हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ाने की आगमन पद्धति में उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं, व्याकरण की पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित रहते हैं, या फिर जटिल से सरल की ओर जाते हैं। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ाने की जो आगमन पद्धति होती है इसमें उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। पहले हम बच्चों को उदाहरण देते हैं, उदाहरण देकर समझाते हैं, उसके बाद उसका नियम और परिभाषा बताते हैं। अंतर्निहित भाषा क्षमता का संबंध के साथ है पियाजे, स्किनर, वाइगोत्स्की या फिर चॉम्स्की। तो अंतर्निहित भाषा क्षमता का संबंध जो है ये वाइगोत्स्की से है। ऑप्शन सी करेक्ट है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का एक उद्देश्य है साहित्य की गद्य एवं पद्य विधाओं की रचना, हिंदी भाषा के समग्र इतिहास के बारे में जानना, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना, व्याकरण के सभी नियमों को कंठस्थ करना। तो यहाँ पर पूछा गया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का एक उद्देश्य है भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना। साहित्य की गद्य एवं पद्य विधाओं की रचना जो है ये भाषा सीखने सिखाने का मुख्य उद्देश्य नहीं है। हिंदी भाषा के समग्र इतिहास के बारे में जानना, तो भाषा सीखने के लिए हिंदी भाषा का समग्र इतिहास जान लेना काफ़ी नहीं है। व्याकरण के सभी नियमों को कंठस्थ कर लेना, उसको रट लेना, ये भी गलत है, ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। हिंदी भाषा सीखने के संदर्भ में कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चे से यह अपेक्षित है कि वह हिंदी भाषा के मुहावरों और लोकोक्तियों को जान सके, विभिन्न संदर्भों में हिंदी भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके, तत्सम प्रधान भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके, या फिर हिंदी भाषा की समस्त नियमावली को जान सके। तो हिंदी भाषा सीखने के संदर्भ में कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चे से यह अपेक्षित है कि वह
विभिन्न संदर्भों में हिंदी भाषा का प्रभावी प्रयोग सीख सके। ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि सिर्फ मुहावरे और लोकोक्तियों को जान लेना ये जो है हिंदी भाषा सीखने के लिए काफ़ी नहीं है। तत्सम प्रधान भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके, तो ये भी उतना उचित नहीं है कि सिर्फ वो तत्सम प्रधान भाषा का प्रयोग करे। हिंदी भाषा की समस्त नियमावली को जान लेना ये भी हिंदी भाषा सीखने के संदर्भ में उतना सही नहीं है। हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए अनिवार्य है समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता, हिंदी भाषा की लिखित परीक्षा, भाषा की दृश्य श्रव्य सामग्री की उपलब्धता, भाषा की पाठ्य पुस्तक की उपलब्धता। तो हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए अनिवार्य है समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता। बच्चों को हिंदी भाषा सीखने के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, एक ऐसा परिवेश मिलना चाहिए जहाँ पर वो ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी को बोल सकें। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के आकलन में सबसे महत्वपूर्ण है हिंदी भाषा की बारीकियों की समझ व प्रयोग, हिंदी भाषा के साहित्यकारों की जानकारी, हिंदी भाषा की मानक वर्तनी की जानकारी, या फिर हिंदी भाषा के व्याकरण की जानकारी। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के आकलन में सबसे महत्वपूर्ण है हिंदी भाषा की बारीकियों की समझ व प्रयोग। ऑप्शन ए करेक्ट है। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह सरल होता है, यह कठिन होता है, यह सीखा जाता है, या फिर यह सहज होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, भाषा अर्जन जो है वो सहज ही होता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न विषयों पर आधारित पाठों को पाठ्यपुस्तक में शामिल करने का उद्देश्य है बच्चों को विभिन्न प्रयुक्तियों से परिचित कराना, अन्य विषयों को सीखने में मदद करना, अन्य विषयों का सरलीकरण करना, या फिर बच्चों को विभिन्न विषयों की जानकारी देना। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न विषयों पर आधारित पाठों को पाठ्यपुस्तक में शामिल करने का उद्देश्य है बच्चों को विभिन्न प्रयुक्तियों से परिचित कराना। ऑप्शन ए करेक्ट है। अब हम जुलाई 2019 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा आकलन में सर्वाधिक प्रभावी प्रश्न है, बादलों के घिर आने पर कवि किसान को उठने के लिए क्यों कहता है? जब हरा खेत लहराएगा तो क्या होगा? तुम भी अपने ढंग से तनिक शब्द का इस्तेमाल करते हुए 5 वाक्य बनाओ। रूप बदलकर बादल किसान के कौन से सपनों को साकार करेगा? तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा आकलन में सर्वाधिक प्रभावी प्रश्न कौन सा है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि जब बच्चे तनिक शब्द का इस्तेमाल करते हुए 5 वाक्य बनाएंगे तो ये जो है सबसे प्रभावी है। अपनी मातृभाषा में किसान पर लिखी गई कविता को अपने मित्रों व शिक्षक को सुनाओ। हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में यह प्रश्न कक्षा में बच्चों को गीत गाने का अवसर देता है, कक्षा में बहुभाषिक संदर्भ को पोषित करता है, कक्षा में समय के सदुपयोग का उत्कृष्ट उदाहरण है, कक्षा में मनोरंजन का साधन है। तो यहाँ पर कहा गया है कि अपनी मातृभाषा में किसान पर लिखी गई कविता को अपने मित्रों व शिक्षक को सुनाओ। तो जब बच्चे अपनी अपनी भाषा में किसी कविता को सुनाएंगे तो इससे क्या होगा कि कक्षा के बहुभाषिक संदर्भ को पोषण मिलेगा। ये बहुभाषिक संदर्भ को पोषित करता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा प्रयोग का आकलन करने में सबसे कम प्रभावी है अवलोकन, बातचीत, जांच सूची या फिर पोर्टफोलियो। तो बच्चों के भाषा प्रयोग का आकलन करने में सबसे कम प्रभावी है जांच सूची। ऑप्शन सी करेक्ट है। राधिका 7वीं कक्षा में पढ़ाती है, वे बच्चों को नाम संबंधी कुछ उदाहरण देती है, फिर संज्ञा के बारे में समझाती है। राधिका द्वारा प्रयुक्त विधि है आगमन विधि, क्योंकि जो है राधिका जो है वो पहले उदाहरण देती है नाम संबंधी और उसके बाद जो है उसमें कौन सी वृद्धि प्रयुक्त हुई है या फिर कौन सा नियम है वो बताती है। तो इसमें आगमन विधि का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए करेक्ट है। 8वीं कक्षा में पढ़ाने वाले अली अक्सर बच्चों के गलत शब्दों को नीचे शब्द का ठीक रूप लिखकर दोनों में अंतर करने के लिए कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है
शब्दों की सही वर्तनी की जानकारी देना, अवलोकन द्वारा सही वर्तनी की ओर ध्यान आकृष्ट करना, आकलन को लचीला और सुविधापूर्ण बताना, या फिर बच्चों को उनकी गलती का अनुभव कराना। तो 8वीं कक्षा में पढ़ाने वाले जो अली हैं वो बच्चों के गलत शब्दों के नीचे शब्द का ठीक रूप लिख देते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है अवलोकन द्वारा सही वर्तनी की ओर ध्यान आकृष्ट करना। जब बच्चे सही वर्तनी को देखेंगे तो उधर उनका ध्यान जाएगा, तो इससे क्या होगा कि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की लिखित अभिव्यक्ति का विकास करने में सबसे कम सहायक है। अपने बचपन की कोई ऐसी घटना लिखो जब शरारत करने पर डांट पड़ी हो। तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि जब बच्चे अपने बचपन के बारे में बताएंगे, वो अपने विचारों को प्रकट करेंगे, तो ये जो है बच्चों की लिखित अभिव्यक्ति में सहायक है। अगर तुम्हारे घर के किसी कोने में चिड़िया अपना घोंसला बना ले तो तुम क्या करोगे, तो ये भी सहायक है, क्योंकि इससे भी बच्चे अपने अपने विचार प्रकट करेंगे। नादान दोस्त कहानी का अंत परिवर्तित करते हुए कहानी को अपने शब्दों में लिखो। तो ये भी सहायक है। जब बच्चे कहानी का अंत परिवर्तित करके उसे अपने शब्दों में लिखेंगे, वो अपने विचार को प्रकट करेंगे, तो ये भी जो है बच्चों की लिखित अभिव्यक्ति में सहायक है। कविता की अधूरी पंक्तियों को देखकर पूरा करो। तो यहाँ पर देखकर पूरा करने के लिए कहा गया है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये जो है बच्चों की लिखित अभिव्यक्ति का विकास करने में सबसे कम सहायक है। बच्चों में पढ़ने लिखने की कुशलता के विकास में सर्वाधिक सहायक है श्रुतलेख कार्य, कहानी पढ़कर सवाल बनाना, प्रदूषण पर निबंध लिखना, या फिर सुलेख कार्य। तो बच्चों में पढ़ने लिखने की कुशलता के विकास में सर्वाधिक सहायक है कहानी पढ़कर सवाल बनाना। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, बच्चों का बहुभाषिक संदर्भ यह मांग करता है कि बच्चों की मातृभाषा को ही पढ़ाया जाए, बच्चों को 4 भाषाएं पढ़ाई जाएं, बच्चों का भाषा आकलन बिल्कुल ना हो, बच्चों की मातृभाषा को कक्षा में स्थान दिया जाए। तो कक्षा का बहुभाषिक संदर्भ यह मांग करता है कि बच्चों की मातृभाषा को कक्षा में स्थान दिया जाए, बच्चों की मातृभाषा को शामिल किया जाए कक्षा में। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है हिंदी के व्याकरणिक बिंदुओं को कंठस्थ करना, हिंदी भाषा के विविध स्वरूपों की जानकारी देना, हिंदी भाषा में अनूदित सामग्री को पढ़ना, बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य है हिंदी भाषा के विविध स्वरूपों की जानकारी देना। उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे और लोकोक्तियों के शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है उनके अर्थ जानना, उनका क्रम याद रखना, संदर्भानुसार उनका प्रयोग करना, या फिर उनकी परिभाषा याद करना। तो यहाँ पर पूछा गया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे और लोकोक्तियों के शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है वो क्या है। यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, संदर्भानुसार उनका प्रयोग करना। मुहावरे और लोकोक्तियों के शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है संदर्भानुसार उनका प्रयोग करना, कि उनका प्रयोग कहाँ कब और कैसे होता है, ना कि उनके अर्थ जानना, उनके क्रम याद रखना और उनकी परिभाषा याद रखना। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता का विकास करना हिंदी भाषा शिक्षण के प्रति अरुचि का कारण है। हिंदी भाषा शिक्षण में एक जटिल समस्या है। हिंदी भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है भाषा नीति की जटिल समस्या है। तो कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता का विकास जो है वो हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन सी करेक्ट है। उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्यपुस्तक में दिए गए विभिन्न साहित्यिक विधाओं के पाठ बच्चों को हिंदी भाषा के प्रसिद्ध रचनाकारों से परिचित कराते हैं, हिंदी भाषा में साहित्य सृजन के लिए प्रेरित करते हैं। दर्शाए सभी विकल्प हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतों से परिचित कराते हैं। तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
दर्शाए सभी विकल्प। उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक में दिए गए विभिन्न साहित्यिक विधाओं के पाठ बच्चों को हिंदी भाषा के प्रसिद्ध रचनाकारों से परिचित कराते हैं, बिल्कुल सही है। हिंदी भाषा में साहित्य सृजन के लिए प्रेरित करते हैं, ये भी सही है। और हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतों से परिचित कराते हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पर दर्शाए गए जितने तीनों विकल्प हैं ये तीनों के तीनों सही हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल करना, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध के लिए हिंदी भाषा का व्याकरण कंठस्थ करना, विभिन्न साहित्यिक विधाओं और ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास करना, सरसरी तौर पर किसी पाठ को देखकर उसकी विषय वस्तु का पता करना। तो यहाँ पर पूछा गया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है, तो अब जो है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध के लिए हिंदी भाषा का व्याकरण कंठस्थ कर लेना, उसको रट लेना, ये हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने में सबसे कम सहायक है पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग, संचार माध्यमों का प्रयोग, अन्य विषयों की कक्षाओं में भाषा पर ध्यान देना, समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता। यहाँ पर पूछा गया है कि हिंदी भाषा सीखने में सबसे कम सहायक क्या है, तो पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग जो है ये सबसे कम सहायक है। संचार माध्यमों का प्रयोग ये भी सहायक है। अन्य विषयों की कक्षाओं में भाषाओं पर ध्यान देना ये भी हिंदी भाषा सीखने में सहायक है। और समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता ये भी हिंदी भाषा सीखने में जो है ये महत्वपूर्ण होता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आप किस बात का सर्वाधिक ध्यान रखेंगे? रचनाओं की लंबाई, बच्चों का स्तर और रुचि, सरल भाषा, रचनाकार की प्रसिद्धि। तो पूछा गया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय किस बात का सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए, तो बच्चों का स्तर और रुचि। ऑप्शन बी करेक्ट है। अब हम दिसंबर 2019 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाओं के उदाहरण खोजकर लिखिए। अभ्यास प्रश्न का उदाहरण है संदर्भ में व्याकरण, व्याकरणिक जटिलता, व्याकरण कंठस्थ करने या फिर व्याकरण पर अत्यधिक बल। तो पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाओं के उदाहरण खोजकर लिखिए। अभ्यास प्रश्न संदर्भ में व्याकरण का उदाहरण है। ऑप्शन ए करेक्ट है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चे की भाषा क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे कमजोर प्रश्न है, आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए लिखिए। लेखक ने अपने जीवन की किन दो घटनाओं को महत्वपूर्ण बताया है? दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? समाचार चैनलों के कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित अपने विचार लिखिए। तो देखिए, बच्चे की भाषा क्षमता का आकलन करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, जो सबसे सही प्रश्न होता है, वो होता है जिसमें बच्चे अपने विचारों को प्रकट करें। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। लेखक ने अपने जीवन की किन दो घटनाओं को महत्वपूर्ण बताया है। इसमें पूछा गया है कि लेखक ने अपने जीवन की किन दो घटनाओं को महत्वपूर्ण बताया है, अपने विचार प्रकट करने की बात नहीं हो रही है। तो ये जो है बच्चे की भाषा क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे कमजोर प्रश्न है। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है साहित्यिक लेखन एवं पुरस्कार, साहित्यिक संगोष्ठियों में भागीदारी, भाषा की शिक्षा शास्त्रीय समझ या फिर भाषा की परिभाषाओं को याद होना। तो हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाषा की शिक्षा शास्त्रीय समझ। ऑप्शन सी करेक्ट है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में सतत और व्यापक आकलन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु है बच्चों के भाषा प्रयोग का कक्षाई अवलोकन, बच्चों के पढ़ने लिखने की कुशलता का अवलोकन, बच्चों की उच्चारण त्रुटियों पर अत्यधिक ध्यान देना या फिर बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन।
तो यहाँ पर पूछा गया है कि बच्चों भाषा शिक्षण के संदर्भ में सतत और व्यापक आकलन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्रारंभिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि पाठ कुछ पूर्व निर्धारित संदेशों को पहुंचाने के उद्देश्य रखते हों, बच्चों में साहित्यिक लेखन की क्षमता का विकास करें, कुछ पूर्व निर्धारित संदेशों को पहुंचाने के उद्देश्य न रखते हों, बच्चों में पढ़ने लिखने की कुशलता का ही विकास करें। तो यहाँ पर प्रारंभिक स्तर की बात हो रही है कि हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि पाठ कुछ पूर्व निर्धारित संदेशों को पहुंचाने के उद्देश्य ना रखते हों, क्योंकि यहाँ पर प्रारंभिक स्तर की पुस्तक के लिए कहा जा रहा है। बच्चों में पठन के प्रति रुचि जागृत करने के लिए पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त सामग्री का विकास किया जा सकता है। मूल्यपरक, पूरक, सरल या फिर जटिल। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बच्चों में पठन के प्रति रुचि जागृत करने के लिए पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त पूरक सामग्री का विकास किया जा सकता है। भाषा की नियमबद्ध प्रवृत्ति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर के भाषा शिक्षण का एक उद्देश्य है। कमजोर, निरर्थक, महत्वपूर्ण या फिर सर्वोपरि। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। भाषा की नियमबद्ध प्रवृत्ति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर के भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। कक्षा 8 के बच्चों की पठन अवबोधन क्षमता का विकास करने में सहायक है। लिखित परीक्षा, नाटक का मंचन, पाठ्य सामग्री को दोहराना, क्लोज परीक्षण। तो कक्षा 8 के बच्चों की पठन अवबोधन क्षमता का विकास करने में सहायक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्लोज परीक्षण। पढ़ने का संबंध से है अर्थ, शुद्धता, तीव्र गति या फिर अक्षर ज्ञान। तो पढ़ने का संबंध होता है अर्थ से। ऑप्शन ए करेक्ट है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में अन्य विषयों के पाठों को स्थान देने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। दूसरे विषयों का ज्ञान देना, हिंदी की पाठ्य पुस्तक को समावेशी बनाना, विषय की शब्दावली का विकास या फिर अन्य विषयों का कार्यभार कम करना। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में अन्य विषयों के पाठों को स्थान देने का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है हिंदी की पाठ्य पुस्तक को समावेशी बनाना। ऑप्शन ए करेक्ट है। दूसरे विषयों का ज्ञान देने के लिए जो है ये पाठ्य पुस्तक में जो है उनको स्थान नहीं दिया जाता है। विषय की शब्दावली का विकास करने के लिए भी नहीं दिया जाता और अन्य विषयों का कार्यभार कम करने के लिए भी ऐसा नहीं किया जाता। बच्चों में जन्मजात भाषिक क्षमता होती है। इसका एक शिक्षा शास्त्रीय पक्ष यह है कि पर्याप्त अवसर मिलने पर बच्चा सुनना बोलना जल्दी सीखेगा, पढ़ना लिखना जल्दी सीखेगा, नई भाषा आसानी से सीखेगा या फिर परिचित भाषा जल्दी सीखेगा। तो बच्चों में जन्मजात भाषिक क्षमता होती है। इसका एक शिक्षा शास्त्रीय पक्ष यह है कि पर्याप्त अवसर मिलने पर बच्चा नई भाषा जो है उसको आसानी से सीखेगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगर बच्चे को माहौल मिलेगा, ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा तो वो जो है नई भाषा को आसानी से सीख सकेंगे। वाणी अस्थायी होती है और भाषा की तुलना में काफ़ी तेजी से बदलती रहती है। शास्त्रीय, मौखिक, पारंपरिक या फिर लिखित। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है। वाणी अस्थायी होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेजी से बदलती रहती है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है पठित सामग्री का तार्किक विश्लेषण करना, पठित सामग्री के पक्ष में अपनी बात रखना, पठित सामग्री के विरुद्ध अपनी बात रखना या फिर पठित सामग्री को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का महत्वपूर्ण उद्देश्य है
पठित सामग्री का तार्किक विश्लेषण करना। ऑप्शन ए करेक्ट है। 8वीं कक्षा में मुदित पढ़ते समय परेशानी का अनुभव करता है। संभवतः मुदित से ग्रस्त है। डिस्कैल्कुलिया, अफेजिया, डिस्ग्राफिया या फिर डिसलेक्सिया। तो जब बच्चों को पढ़ने में कठिनाई होती है, वे पढ़ने में परेशानी का अनुभव करते हैं, तो ये डिसलेक्सिया का उदाहरण है। ऑप्शन डी करेक्ट है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सबसे कम महत्वपूर्ण है परिचर्चा, श्रुतलेख, संवाद, अदायगी या फिर सृजनात्मक लेखन। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, श्रुतलेख। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सबसे कम महत्वपूर्ण है श्रुतलेख। नेक्स्ट है, अब हम जनवरी 2021 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, भाषा सिखाने की प्रक्रिया को रोचक और सौदेश्यपूर्ण बनाने में सर्वाधिक प्रभावी है कक्षा के प्रिंट समृद्ध परिवेश का उपयोग, टीवी धारावाहिकों के नाम लिखना, पाठ्य पुस्तक के अभ्यास या फिर कहानी कविता की पंक्तियां देखकर लिखना। तो यहाँ पर पूछा गया है कि भाषा सिखाने की प्रक्रिया को रोचक और सौदेश्यपूर्ण बनाने में सर्वाधिक प्रभावी क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कक्षा के प्रिंट समृद्ध परिवेश का उपयोग जो है, ये भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रोचक और सौदेश्यपूर्ण बनाने में सर्वाधिक प्रभावी है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, उन विज्ञापनों को इकट्ठा कीजिए जो हाल ही के ठंडे पेय पदार्थों से जुड़े हैं। उनमें स्वास्थ्य और सफाई पर दिए गए ब्यौरों को छांटकर देखें कि हकीकत क्या है। यह प्रश्न बच्चों के लिए बहुत जटिल है, बाहर की दुनिया और कक्षा को जोड़ता है, बच्चों को ठंडे पेय पीने की प्रेरणा देता है या फिर बाहर की दुनिया को अत्यधिक महत्व देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बाहर की दुनिया और कक्षा को जोड़ता है। ये बच्चों के लिए बहुत जटिल है, ये कहना सही नहीं है। बच्चों को ठंडे पेय पीने की प्रेरणा देता है, ये भी गलत है। और बाहर की दुनिया को अत्यधिक महत्व देता है, ये भी गलत है। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य है समस्त हिंदी साहित्यकारों से परिचित कराना, समस्त अहिंदी साहित्यकारों से परिचित कराना, विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से परिचित कराना या फिर व्याकरण के नियम सिखाना व प्रयोग करवाना। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य है विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से परिचित कराना। ऑप्शन सी करेक्ट है। हिंदी भाषा का आकलन करने के संदर्भ में वे प्रश्न अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं जिनके उत्तर तयशुदा होते हैं, जिनके उत्तर जटिल व दीर्घ होते हैं, जो बच्चों को सुंदर लेखन के लिए प्रेरित करते हैं या फिर जो बच्चों की कल्पना सृजनशीलता को बढ़ावा देते हैं। तो हिंदी भाषा का आकलन करने के संदर्भ में वे प्रश्न अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं जो बच्चों की कल्पना सृजनशीलता को बढ़ावा देते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा, क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? एक पाठ का यह अंश पढ़ने के दौरान के विशिष्ट संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अनुतान, लिखने, अवबोध या फिर उच्चारण। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अनुतान। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक प्रभावी है? खान पान में बदलाव के कौन से फायदे हैं? घर में बातचीत करके घर में बनने वाले पकवानों के बनने की प्रक्रिया बताइए। खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है? या फिर लेखक खान पान में बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है? तो यहाँ पर पूछा गया है कि बच्चों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक प्रभावी है। तो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जिसमें बच्चे अपने विचारों को प्रकट करते हैं वो जो है सर्वाधिक प्रभावी होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा,
घर में बातचीत करके घर में बनने वाले पकवानों के बनने की प्रक्रिया बताइए। इससे क्या होगा कि सभी बच्चे अपने घर में इसके बारे में चर्चा करेंगे और वो अपने अपने भाषा में अपने विचारों को प्रकट करेंगे, अपने घर के खान पान के बारे में बताएंगे। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य कारण है भाषा का सौंदर्य, भाषा की प्रकृति, भाषा का परिवेश या फिर भाषा की जटिलता। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है भाषा का परिवेश। दीप्ति ने 8वीं कक्षा के बच्चों को समान भाव वाली कविता खोजकर सुनाने के लिए कहा। इसका मुख्य कारण है बच्चों की श्रवण प्रक्रिया का आकलन करना, बच्चों का मनोरंजन करने का निर्वहन, बच्चों को समान भाव का अर्थ समझाना या फिर बच्चों के बोध स्तर का आकलन करना। यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बच्चों के बोध स्तर का आकलन करने के लिए दीप्ति ने बच्चों को समान भाव वाली कविता खोजकर सुनाने के लिए कहा था। इनमें से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे पहले आएगा? सीरत, सिमत, सिरजती या फिर सिलसिला। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सिमत जो है ये शब्दकोश में सबसे पहले आएगा। कक्षा 6 में कविता शिक्षण के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भिन्न भिन्न छंद, भिन्न भिन्न समास, भिन्न भिन्न भावभूमि या फिर भिन्न भिन्न शब्द प्रयोग। तो कक्षा 6 में कविता शिक्षण के दौरान भिन्न भिन्न भावभूमि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन सी करेक्ट है। भाषा स्वयं में एक व्यवस्था है, सरल, जटिल, तार्किक या फिर नियमबद्ध। तो भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ऑप्शन डी करेक्ट है। नाटक और एकांकी पढ़ने पढ़ाने के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है संवाद, अदायगी, मौन पठन, उच्चारणगत शुद्धता, नाटक के शास्त्रीय तत्व। तो यहाँ पर नाटक और एकांकी पढ़ने पढ़ाने की बात हो रही है कि इसके दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, संवाद, अदायगी। कक्षा 8 के लिए साहित्य का चयन करते समय आप किस तत्व को सर्वाधिक महत्व देंगे? पशु पक्षी, रहस्य रोमांच, परिकथा या फिर राजा रानी। तो यहाँ पर 8 के बच्चों की बात हो रही है कि उनके लिए साहित्य का चयन करते समय सर्वाधिक महत्व किस पर दिया जाना चाहिए? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, रहस्य रोमांच। जो कक्षा 8 के बच्चे होते हैं, उनकी उम्र के बच्चे होते हैं, उनको रहस्य और रोमांच से भरी कहानियाँ जो है ज़्यादा पसंद आती हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। कक्षा 7 में हिंदी भाषा के आकलन की दृष्टि से सबसे कम प्रभावी है बातचीत, अवलोकन, श्रुतलेख या फिर प्रश्न निर्माण। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि कक्षा 7 के बच्चों के लिए हिंदी भाषा के आकलन की दृष्टि से सबसे कम प्रभावी श्रुतलेख है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।